जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन की और आज हम अपना आर्टिकल पढ़ रहे हैं रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन से। ये बस एक माइनर सी डिस्कशन रह गई थी। आज के ही लेक्चर में हम इंशाल्लाह अज़ीज़ वेव्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक का नाम है जी मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने लेक्चर में ये पढ़ाया था कि जो सर्कुलर मोशन है ये बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रखिएगा, वेरी सॉरी, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस बात को आपने याद रखना है। अभी कुछ देर में मैं इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात को हम प्रूव करेंगे, इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि ऐसा क्यों है। माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए ये आपके सामने एक वर्टिकल सर्कल है और आप ये बात जानते हैं कि वर्टिकल सर्कल के अंदर मोशन को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये बात प्रूव कर सकें कि जब कभी बॉडी वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही होती है तो एक्चुअली उसकी स्पीड वेरी करती है। तो ये एक सर्कल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। सर्कल का जो रेडियस है दैट इज़ आर, ठीक है जी। ये सर्कल का सेंटर है जिसे मैं ओ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ये कोई मैसम की बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। आप यूँ समझ लीजिए कि एक स्टोन है, उस स्टोन को मैंने रस्सी से, स्ट्रिंग से बांधा और वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव करवा रहा हूँ। तो वो स्टोन जब वर्टिकल सर्कल में मूव करता है तो वो डिफरेंट पोजीशंस से होके गुजरता है। लेट्स से मैं नाम दे देता हूँ कि लेट्स से ये वाली जो पोजीशन है इसको नाम देते हैं हम पोजीशन ए, ठीक है। ये वाली जो पोजीशन है इसको नाम दे देते हैं पोजीशन बी, इसको नाम दे देते हैं पोजीशन सी और इसको नाम दे देते हैं पोजीशन डी। सी और डी आइडेंटिकल पोजीशंस है। मैंने लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि याद रखिएगा हमेशा कोई दूसरी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। तो जब हम स्ट्रिंग से, रस्सी से किसी भी स्टोन को बांधते हैं और उसे वर्टिकल सर्कल में घुमाते हैं तो बेसिकली उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। तो इसी वजह से इस वर्टिकल सर्कल के अंदर जो टेंशन होगी इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप वर्टिकल सर्कल में किसी भी पोजीशन पे हो, टेंशन ने हमेशा किधर होना है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ ये बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टेंशन मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स। अब याद रखिएगा वर्टिकल सर्कल से हमारा कंसर्न सिंपली ये है कि हमने वर्टिकल सर्कल से दो चीज़ें बतानी है कि जब मैसम की बॉडी पोजीशन ए, सी, बी, डी से होके गुजरेगी तो डिफरेंट पोजीशंस पर वर्टिकल सर्कल में टेंशन क्या होगी और स्पीड क्या होगी। हमारा कंसर्न इस चीज़ के साथ है और टेंशन और स्पीड निकालने के दो एक्सप्रेशंस आपको बता रहा हूँ। याद रखिएगा वर्टिकल सर्कल में अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है mv² ओवर r माइनस mg cos ऑफ थीटा। ये टेंशन निकालने का हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इसमें मैं ये बता दूं कि टेंशन बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है। इट इज़ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। m क्या है? इट इज़ द मास ऑफ द बॉडी। v क्या है? स्पीड। r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज़ बेसिकली इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये बात याद रखें कि वर्टिकल सर्कल में जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ही एक्चुअली क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। इस बात को याद रखना है। एम मैस है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, थीटा क्या है? थीटा एंगल है और एंगल हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि थीटा एंगल है किसके दरमियान? एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दिस इज द एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेट। टेंशन भी एक फोर्स है, वेट भी एक फोर्स है, तो दो वेक्टर्स के दरमियान बेसिकली ये एंगल है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैंने स्पीड को कैलकुलेट करना है तो स्पीड कैलकुलेट करने का भी एक एक्सप्रेशन है जो कि आप लोगों ने याद रखना है। डेरिवेशन से हमारा कंसर्न नहीं है यहाँ पे, तो एंटीडस में हम इसको डायरेक्ट बताते हैं। याद रखिएगा 3gr माइनस 2gr आगे कॉज ऑफ थीटा। r उसी तरह से रेडियस है, ठीक है, और थीटा क्या है? इट इज़ द एंगल। अब हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट पोजीशंस हैं वहाँ पर थीटा क्या बनता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ पॉइंट ए की तो इसे कहा जाता है टॉप पोजीशन। तो टॉप पोजीशन पे वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा? वर्टिकली
डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो अगर मैं टॉप पोजीशन पे, पोजीशन ए पे वेट और टेंशन के दरमियान एंगल की बात करूंगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इट इज 0 डिग्री। इसी तरह अगर मैं बॉटम की बात करता हूँ तो यहाँ पे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है जी, ये वेट है और ये टेंशन है, और दोनों के दरमियान एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, दिस एंगल विल बी 180 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह से मैं अगर सी और डी की बात करूँ तो ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशंस हैं। तो आप एक चीज़ नोट कर लें कि यहाँ पे भी वेट कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो वेट और टेंशन के दरमियान यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा। अब अगर मैं एंगल की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करता चला जाऊँ तो मुझे डिफरेंट पोजीशंस पे वेट और टेंशन के दरमियान डिफरेंट पोजीशंस के लिए अगर मैं एंगल पुट करता चला जाऊं तो मुझे टेंशन और स्पीड मिलती जाएगी। आइए सबसे पहले ज़रा टेंशन को फाइंड आउट करते हैं। तो टेंशन क्या है, पॉइंट ए पे टेंशन, मैं इसे ऐसे लिखूंगा, टेंशन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू mv² माइनस mg। जी टॉप पोजीशन पे वेट और टेंशन के दरमियान एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी cos ऑफ 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आएगा ये बनेगा mv² माइनस mg। अब आप खुद सोचें, mv² डिवाइडेड बाय r, इस टर्म में से वेट को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओबियसली ये टेंशन क्या रह जाएगी, ये कम रह जाएगी। इसी वजह से कहा जाता है कि टॉप पे टेंशन क्या होती है, मिनिमम होती है, और इस मिनिमम टेंशन का मतलब 0 होता है। ये मैं आगे चल के मुझे ज़रा स्पीड कैलकुलेट कर लेने दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे क्यों 0 कहते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में, पंजाब में, FSC में जहाँ पे वो एग्जाम्पल डिस्कस करता है वहाँ पर भी इस टेंशन को 0 कहता है। इसमें लेटर ऑन, पहले मैं स्पीड कैलकुलेट करवा लूँ फिर यहाँ पे वापस आऊँगा। तो ये मैंने पॉइंट ए के ऊपर टेंशन निकाली जो कि मिनिमम है। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूँ तो पॉइंट बी के ऊपर ज़रा देखिएगा टेंशन क्या होगी। मैं लिखूँगा जी टेंशन एट पॉइंट बी इट इज़ इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r माइनस mg। आगे आ जाएगा जी cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, mv² प्लस mg। अब आप चेक कर सकते हैं कि mv² टर्म में वेट ऐड हो गया, तो जब इसमें वेट ऐड हो जाएगा तो टेंशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि बॉटम पे टेंशन क्या है, मैक्सिमम है। और अक्सर एक MCQ पूछा जाता है कि वर्टिकल सर्कल में जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, उसके टूटने के मैक्सिमम चांसेस कहाँ हो सकते हैं। तो रस्सी या स्ट्रिंग के टूटने के मैक्सिमम चांसेस वहाँ होंगे जहाँ टेंशन ज़्यादा होगी, जहाँ वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर सकती है। तो बॉटम पे अगर कोई मैसम की बॉडी वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही है तो बॉटम पे रस्सी या स्ट्रिंग के टूटने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ पॉइंट सी और पॉइंट डी पे, तो आप ये बात जानते हैं कि दोनों आइडेंटिकल पोजीशंस हैं, और सी और डी पॉइंट्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो वेट और टेंशन में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री पुट करूँगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, mv² डिवाइडेड बाय r। ये देखें माइनस mg cos 90 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ आके ये प्रूफ होता है कि टेंशन ही एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है, और बाकी जगहों पे वेट कभी टेंशन को सपोर्ट करता है उसी की डायरेक्शन में, कभी टेंशन को अपोज करता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें हमने सीखी। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करने जा रहे हैं, हम स्पीड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। स्पीड को मैं थोड़ा सा ज़रा डायरेक्ट कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि आपको अब कैलकुलेशन मैंने समझा दी है कि कुछ नहीं करना। मैंने टेंशन के फॉर्मूला में डिफरेंट पॉइंट्स के लिए एंगल को पुट किया, हमारे पास टेंशन आ गई। अब स्पीड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर टॉप पॉइंट की बात करेंगे तो इस फॉर्मूला में आपने थीटा को 0 डिग्री पुट करना है। ठीक है जी। सी और डी की बात करेंगे तो थीटा को इस फॉर्मूला में 90 डिग्री पुट करना है, और अगर आपने बॉटम की बात करनी है तो इस पॉइंट के लिए यहाँ पे थीटा आप 180 डिग्री पुट करेंगे। तो हम जब डिफरेंट पॉइंट्स पे स्पीड कैलकुलेट करते हैं और उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स को डिस्कस करते हैं तो उसके बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स यूँ आते हैं। पॉइंट ए के ऊपर स्पीड आती है मिनिमम, जिसे क्रिटिकल स्पीड भी बोला जाता है, और वो आएगी जी √GR। तो पॉइंट ए पे जो स्पीड है
इट इज़ बेसिकली द क्रिटिकल स्पीड, और इसे कहते हैं अंडर रूट जी आर। कम से कम स्पीड इतनी तो लाजमी होनी चाहिए सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। अगर इससे स्पीड कम हुई ना तो आपकी कोई भी मास की बॉडी सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करेगी, वो अलोंग द टेंजेंट चली जाएगी। तो कम से कम इतनी होनी चाहिए सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, ठीक है। इस पॉइंट पर बड़ी खूबसूरत बात करने जा रहा हूं कि ये जो आप स्पीड कैलकुलेट करते हो ना, ये वाली, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। खुदारा इस बात को समझें, पॉइंट ए पर से जब बॉडी गुजर रहा होता है तो पॉइंट ए पर जो स्पीड है ये वो है अंडर रूट जी आर। इसी तरह से पॉइंट सी पर स्पीड, बी पर स्पीड, डी, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो ये मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली। इसी तरह से सी और डी पे स्पीड सेम होगी, उसकी वजह ये है एंगल 90 है दोनों में। तो जब आप यहाँ पे 90 पुट करोगे तो जाहिर सी बात है cos 90 0, तो पॉइंट, ये याद रखिए इस सी का मतलब क्रिटिकल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CRI क्रिटिकल, ठीक है, ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो। तो पॉइंट सी पे जो स्पीड है वही पॉइंट डी पे है, और ये होती है जी अंडर रूट 3 GR। ये स्पीड निकल आई हमारे पास, इसको भी ज़रा याद रखिए। अब एक पॉइंट रह गया, वो पॉइंट रह गया, ये बॉटम चेक करें। बॉटम पे एंगल कितना है, 180 डिग्री है। जब यहाँ पे 180 डिग्री पुट करेंगे cos 180 -1 माइनस प्लस 3 GR प्लस 2 GR, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 5 GR। तो पता ये चला कि जो बॉटम है पॉइंट बी जिसे मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है एंड इट इज़ अंडर रूट 5 GR। स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ लिखी थी, अगर आपको नज़र आ रही है, कि मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मुझे ज़रा बताइए क्या ये बात जस्टिफाई हुई कि नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। और आप चेक कर लें वर्टिकल सर्कल के अंदर पॉइंट ए पे स्पीड कुछ और है, सी पे कुछ और है, बी पे कुछ और है, और इसी तरह से जब बी से डी जाता है तो पॉइंट डी पे स्पीड बी के मुकाबले में डिफरेंट होती है। तो पूरे वर्टिकल सर्कल में मूव करते हुए डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर स्पीड डिफरेंट है, इसी वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बॉडी वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, इसके पास कौन कौन से एक्सेलरेशंस होंगे, तो आप ये भी बता सकते हैं कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की प्लेन से बाहर निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट या नेट एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ये आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक बात करने जा रहा हूँ बड़ी अहम। अक्सर बच्चे मुझसे MCQ में पूछते रहते हैं और MCQ भेजते हैं कि सर जी ये जो टॉप पोजीशन है यहाँ पे टेंशन मिनिमम लगाएंगे कि ज़ीरो लगाएंगे। तो मैं आपको प्रूव करके देने लगा हूँ, ये ज़रा देख लें। ये कोई क्रैमिंग वाली बात नहीं है, कोई इतनी पैनिक करने वाली बात नहीं है, ये बड़ी सादा सी बात है अगर आप इस बात को समझें। ये देखें, टॉप पे टेंशन होती है mv²/r - mg। याद रखिएगा, जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट की टेंशन लेंगे तो वहाँ पे आपको स्पीड भी लेनी पड़ेगी। यानी इस पॉइंट पे अगर टेंशन डिस्कस कर रहे हैं तो इस पॉइंट की स्पीड को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा t, इसी तरह से m as it is। हाँ भाई बताइए, इस टॉप पोजीशन पे स्पीड क्या होती है, अंडर रूट GR होती है। तो ये v का स्क्वायर है, जाहिर सी बात है मेरे पास स्पीड अंडर रूट GR है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा तो GR से वो कैंसिल हो जाएगा। या इसे आप चलें यूँ भी लिख सकते हैं, मैं एक स्टेप ज़रा और कर देता हूँ। ये स्पीड की जगह अंडर रूट GR आ गया, स्पीड का स्क्वायर है तो ये देखें इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय r आ जाएगा -mg। इसी तरह से अगर मैं इसे यूँ डिस्कस करूँ m as it is, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये g आ जाएगा, ये r आ जाएगा, डिनोमिनेटर में r आ जाएगा, -mg आ जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए कि r इस r से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, mg -mg। तो टेंशन क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। बताइए अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये बात याद रखनी है। अब एक और चीज़ आप लोगों से मैंने डिस्कस करनी है, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्या आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता सकते हैं। आइए ज़रा डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जी नहीं, इनर्शिया की वजह से मूव करता है। याद रखें, मैं अगर इससे पहले वाला पॉइंट ले लूँ ना एक,
तो उस पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं है, बॉडी मूव कर रहा है। एक सिंगल माइनर पॉइंट से गुजरने पर बॉडी अपनी मोशन कंटिन्यू रखता है ड्यू टू इनर्शिया। शायद आप लोगों ने कभी सेकंड ईयर में वो डीसी मोटर पढ़ी हो, तो डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग्स यूज होते हैं, तो वहां पे आपने एक चीज देखी थी कि एक वक्त ऐसा आता है कि स्प्लिट रिंग का कांटेक्ट ब्रशेस के साथ, जरा स्प्लिट रिंग्स का कांटेक्ट ब्रशेस के साथ खत्म हो जाता है, फिर भी मोटर घूमती रहती है। याद आया कि नहीं? वहां पे आप कहते थे ना इनर्शिया की वजह से मूव करता है। तो इससे पहले वाले पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं है। जैसे ही यहाँ पे टेंशन जीरो होगी तो यहाँ पे मोशन रुक नहीं जाएगी, या मैसम की बॉडी अलोंग द टेंजेंट नहीं चली जाएगी, या टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं गिर जाएगी, अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि उसके पास जो इनर्शिया है उसे कहा जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये ए सी का मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको कंफ्यूज नहीं करना कि ये पॉइंट सी का निकाल रहा हूं। इसी वजह से अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम ए लिखूंगा और आपको अंडरस्टूड होगा कि क्या है। टॉप पोजीशन पे निकाल रहा हूं, टॉप पोजीशन पे मुझे बताइए स्पीड क्या होती है, अंडर रूट जी आर, उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जी आर डिवाइडेड बाय आर, आर आर से कैंसिल, तो टॉप पोजीशन पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। अब मैं सी या डी की बात कर रहा हूं, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल मैं लिखूंगा जी वी स्क्वायर ओवर आर। सी पॉइंट या डी पॉइंट के ऊपर स्पीड होती है अंडर रूट 3 GR, स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 GR डिवाइडेड बाय आर, आर आर से कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 3G। इसी तरह से अगर मैं बॉटम पे कैलकुलेट करता हूं, बॉटम, तो बॉटम पे देखिए क्या होगा, बॉटम पे मैं दोबारा लिखूंगा A इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। बॉटम पे स्पीड क्या होती है अंडर रूट 5GR, स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा सिंपली 5GR डिवाइडेड बाय आर, आर आर से कैंसिल हो जाएगा तो ये 5G आ जाएगा। अब एक और बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल है मेरे पास, मैं उसे वर्बली बोलता हूँ, ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है बच्चों के लिए, कि व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ, या यूं कर लें, what will be the minimum speed for a body to move in a vertical circle, or what is the minimum speed required to complete one vertical circle। ये ज़्यादा अच्छी वर्डिंग है, इसको ऐसे कर लें आप कि what is the minimum speed required by a body to complete one vertical circle। जी बताइए। अब यहाँ पे जो बच्चे कहते हैं ना अंडर रूट GR, वो रॉन्ग है। सुनिएगा, एक स्टोन है और उसे मैं चाहता हूं कि वो वर्टिकल सर्कल में मूव करे, तो मुझे स्टोन को मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम की बात बाद में करता हूं, अभी मैं पहले ये बात कर रहा हूं कि स्टोन को मैंने वर्टिकल सर्कल में घुमाना है। मैं स्टोन को मिनिमम कितनी स्पीड दूं कि वो वर्टिकल सर्कल में एक पूरा लूप घूम के आए, या एक पूरा मोशन करके, मोशन परफॉर्म करके वो एक वर्टिकल सर्कल बना दे। तो जो बच्चे ये समझते हैं कि जनाब स्पीड देनी पड़ेगी अंडर रूट GR, फिर मेरा उनसे सवाल है, चलें इस पॉइंट से तो वो गुजर जाएगा क्योंकि आपने स्पीड दी अंडर रूट GR, लेकिन यहां से यहां आते हुए यहां पे उसके पास स्पीड कितनी होनी चाहिए थी, अंडर रूट 3GR, इतनी तो आपने दी नहीं, तो वो इस पॉइंट से नहीं गुजरेगा, इस पॉइंट पे आने से पहले टेंजेंट के अलोंग चला जाएगा। ठीक है, यहां पे स्पीड कितनी होनी चाहिए थी, अंडर रूट 5GR, आपने कितनी दी एक वर्टिकल सर्कल पूरा करने के लिए, अंडर रूट GR, यहां तक कभी भी नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही टेंजेंट के अलोंग चला गया होगा। तो कम से कम कितनी स्पीड दें कि एक वर्टिकल सर्कल तो पूरा हो, इन सारी पोजीशंस से गुजर जाए, तो कम से कम आपको अंडर रूट 5GR देनी पड़ेगी। बताइए, बात समझ आई? मुझे एक बात बताएं, एक रेवोल्यूशन पूरी नहीं करनी तो फिर आप सर्कुलर मोशन पढ़ क्यों रहे हैं? फिर तो सर्कल में मूव ही नहीं करेगा, फिर तो आप कहेंगे जी यहां से यहां तक गया, वो तो ऑसिलेशन भी हो सकती है। फिर सोचे मैं क्या कह रहा हूं? बात समझ आई? अच्छा, अगर मैं कहता मैक्सिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होती?
कितनी? मैं मैक्सिमम कह रहा हूं। तो इसका आंसर तो आ जाएगा √5GR। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया। तो मैक्सिमम स्पीड भी यही है ना, आप कितनी दे सकते हैं? 105GR दे सकते हैं। अच्छा बेटा आगे चलते हैं और एक और चीज समझाता हूं। एक तो इस एमसीक्यू में मसला होता है, दूसरा ये टेंशन टॉप पे 0 होती है, इधर मसला होता है। ये पॉइंट भी मैंने क्लियर किया, ये पॉइंट भी क्लियर किया। अच्छा कई दफा ना प्रैक्टिस बुक्स में एमसीक्यूज इस तरीके के आते हैं कि लेट्स से मैं कहता हूं जी एक बॉडी वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही है, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। एक बॉडी वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है जी, टॉप पोजीशन और बॉटम, यहां पे आपने डिफरेंस निकालना है टेंशंस का। चले मैं जरा सिनेरियो बना ही देता हूं। फर्ज करें एक कोई भी बॉडी है मैस एम की, वो वर्टिकल सर्कल में अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अ बॉडी इज मूविंग इन ए वर्टिकल प्लेन इन ए वर्टिकल सर्कल। तो आपने मुझे बताना है कि ये वाली पोजीशन, गौर से देखिएगा, ये वाली पोजीशन, इसे मैं नाम दे देता हूं ए का, और ये वाली पोजीशन, इसे मैं नाम दे देता हूं बी का। आपने मुझे इन दोनों पॉइंट्स पे टेंशन का डिफरेंस बताना है, यानी क्या निकालना है? डिफरेंस। ऑप्शन देता हूं मैं, आप तब तक जरा सॉल्व कर लें अपने तौर पे। डिफरेंस बिटवीन टेंशंस एट पॉइंट ए एंड बी, और आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, लेट्स से 2 mg, बीटा 4 mg, चार्ली 6 mg और डेल्टा 3 mg। जी मैं एक सोल्यूशन अभी करने लगा हूं, जरा उसको देख लीजिएगा। टेंशन का डिफरेंस लेना, जाहिर सी बात है मैं ज्यादा में से कम को माइनस कर दूंगा, तो ज्यादा क्या है? बी, बॉटम पे टेंशन ज्यादा होगी, टी बी माइनस टी ए। और जरा गौर से देखते हैं, बॉटम पे टेंशन होती है, बस अभी आपने बोलना नहीं, अभी लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, मैं आपको बताने लगा हूं मिस्टेक कहां करता है बच्चा। mv² प्लस mg, ये टेंशन आ गई बॉटम पे, ठीक है। फॉर्मूले का ये नेगेटिव साइन आया, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये फॉर्मूले का नेगेटिव साइन आ गया। जाहिर सी बात है ये नेगेटिव साइन आगे सिंबल्स चेंज करेगा, तो टॉप पोजीशन पे जो टेंशन होती है ये क्या होती है? ये हमें गिवन है, बल्कि हमने निकाली हुई है, mv²। तो जब सिंबल्स चेंज होंगे तो आगे क्या आ जाएगा? माइनस mv²/r। तो ये नेगेटिव साइन इसको क्या कर देगा? प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस mg। तो जो मेरी तरह का बच्चा होता है ना, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो भाई मैं तो ये कर देता, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, 1 mg और 1 mg। तो मैंने यहाँ पे टेंशन क्या बना देनी थी? 2 mg। तो ये अगर कोई ऐसे करता है तो वो रॉन्ग करता है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि वो टेंशन का डिफरेंस तो ले लेता है, लेकिन उस अल्लाह के बंदे को कौन समझाए कि उसने पॉइंट बी पे भी और पॉइंट ए पे भी स्पीड तो सेम ही कंसिडर कर ली है, वी, जबकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अगर आपने टेंशंस का डिफरेंस लेना है तो उस रिस्पेक्टिव पॉइंट की स्पीड को भी तो कंसीडर करें। तो ये इसलिए रॉन्ग है ये सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे उसने स्पीड वी कंसीडर कर ली है। अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वर्टिकल सर्कल में स्पीड होती है डिफरेंट, आइए जरा देख लेते हैं कि इसका एक्यूरेट सोल्यूशन अगर हम करते या करेक्ट सोल्यूशन इसका करते तो कैसे करते। टी बी माइनस टी ए, ठीक है जी। अब देखें यहां पे आ जाएगा m। अब बॉटम पे मुझे बताइएगा जरा स्पीड क्या होती है? 5GR स्क्वायर है ना, तो वो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5GR, सही है। और प्लस इधर क्या आ जाएगा? mg। और अभी मैंने आपको बताया था टॉप पे टेंशन क्या होती है? 0। ये देखो मैंने यहाँ पे प्रूफ भी करके दिया, ये टेंशन 0। तो आगे माइनस के बाद क्या लगा दूंगा? 0 लगा दूंगा। तो ये देखें एक r से कैंसिल हो गया, 5 mg प्लस mg, क्या आंसर आ गया? 6 mg इज आर आंसर। तो ये जो गिवन ऑप्शंस है इनमें से जो ठीक है, इट इज
चार्ली। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ आ गई? नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जी वेव। क्या होता है जी वेव? लहर। वाह जी वाह, अब ये ना कहना नाम ही काफी है। हाँ बिल्कुल, डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम, डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। तो मैं इसे यूं लिख सकता हूं कि वेव बेसिकली क्या है? मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस। देखें, मैं जिस स्टूडियो में खड़ा होकर आप लोगों को लाइव पढ़ा रहा हूं, इस स्टूडियो के अंदर एक मीडियम है, दैट इज एयर। और इस मीडियम को कॉन्टिन्यूसली मैं बोल बोल के डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो इस मीडियम के अंदर एक वेव प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज साउंड वेव। ठीक है? पानी का तालाब है, आप उसके अंदर पत्थर फेंक देते हैं, पानी मीडियम है, आपने मीडियम को डिस्टर्ब किया तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, तो डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हुआ? वेव पैदा होगी विद इन द मीडियम। तो डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम इज नोन एज वेव। अच्छा, वेव करती क्या है? वेव का पर्पस क्या है? क्यों पैदा हो जाती है वेव? और पैदा होके वेव कर क्या रही होती है? वेव ट्रांसफर। वेरी गुड। तो ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। मेरे लिखने से फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लिए फर्क पड़ेगा, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट वो मुश्किल चीजों पे भाग जाता है और मेजर चीज पे बात नहीं करता। वेव ट्रांसफर एनर्जी एंड पी फॉर मोमेंटम विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। पता है ना? विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। चलो, ये हो गई बात। अगली बात बताओ जरा मुझे, कितने टाइप्स होती हैं वेव्स की, या कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है? 2 टाइप्स। चलें, आपको मैं एक असाइनमेंट देने लगा हूं। आपके एलएमएस पे रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वेव्स का, उसमें मैंने क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया, वर्बली सुन लीजिए। मेनली हम वेव को 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं: मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड डिब्रॉय वेव्स। डिब्रॉय मीन्स जिसे आप डी ब्रोगली कहते हो, डिब्रॉय वेव्स या मैटर वेव्स। ठीक है जी। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिन्हें प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। मैटर या डिब्रॉय वेव्स क्या होती हैं? सच वेव्स which whose motion is such waves which are associated with the motion of the charged particles। जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर, या टेस्ट ट्यूब ना कहें, आप कहें जी ग्लास ट्यूब के अंदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स, कैथोड रेज। तो ऐसी वेव्स जिनकी मोशन ऐसी वेव्स जो चार्ज्ड पार्टिकल की मोशन से एसोसिएटेड होती हैं, उन्हें मैटर या डिब्रॉय वेव्स बोला जाता है। आई होप सो आपको बात समझ आई होगी। अच्छा, वेव के बारे में एक और बड़ी ज़बरदस्त सी आपको बात बताता हूँ कि चलें हम ना आज का आर्टिकल जो है वो स्टार्ट तो हमने किया वेव्स, और मैंने इसका कहा कि इसका टेबल आप रिकॉर्डेड लेक्चर से देखिएगा। मैं एक एमसीक्यू से बात स्टार्ट करता हूँ, तो ये एमसीक्यू आपके सामने, इसको ज़रा समझिएगा। जी जी बेटा, एलएमएस का रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास एलएमएस है ना, उसके ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना। एक तो लाइव होता है ना, और एक एलएमएस का भी रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ है, कि कभी भी नहीं देखा जिंदगी में? तो बस बेटा, मैं नहीं, अगर किसी को ना मिले तो मैं भेज दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लें। बेटा मैं भेज दूंगा, आप परेशान ना हो, मैं जिंदा हूं, डोंट वरी। पता क्या, यहाँ पे जगह नहीं है, तो उसको यहाँ पे ड्रॉ करें, दोबारा से इतनी बड़ी तहरीर लिखें। तो मैं असल बात की तरफ आ गया हूं कि असल काम सीखते हैं ना जो वेव्स में आपने करना है। सीआरओ की स्क्रीन देखी है कभी? ऐसी होती जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सीआरओ क्या होती है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसके ऊपर ग्राफ्स बनते हैं। आप लोगों ने एफएससी सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, पढ़ा कभी? कह दे नहीं सर वो अभी याद नहीं, पता नहीं कब पढ़ा था। तो ये जस्ट मैं आपको आइडिया देने लगा हूं। ये जी सीआरओ की एक स्क्रीन है।
इस स्क्रीन के ऊपर ये जो एक छोटा बॉक्स है, छोटा बॉक्स ये हॉरिजॉन्टली, ये हमें ना 1 मिलीसेकंड का टाइम इंटरवल बता रहा है। कितना टाइम इंटरवल बता रहा है? 1 मिलीसेकंड का। और ये जो वर्टिकल है बॉक्स, ये 0.2 मीटर की कैलिब्रेशन दे रहा है। आप यूं समझें, CRO के ऊपर ना, CRO की स्क्रीन पे जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उस पे ना 2 एक्सिस बने होते हैं, एक होता है वर्टिकल एक्सिस, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग टाइम है, और मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो एक छोटा बॉक्स है वो 1 मिलीसेकंड के टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो एक छोटा बॉक्स है वो डिस्टेंस या एम्पलीट्यूड या लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 0.2 मीटर्स। अब जरा देखिएगा, मैं यहां पे ना एक वेव बनाने जा रहा हूं, उस वेव को आपने जरा अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ये मैंने आपके सामने एक वेव ड्रॉ की है, इज दैट क्लियर? क्योंकि जाहिर सी बात है, रैंडमली मैंने जरा इसको थोड़ा हाथ से ड्रॉ किया है, तो थोड़ी सी प्लस माइनस हो सकती है। पीक में तो ये एरर एक्सेप्टेबल है, ठीक है, जस्ट आपको मैंने एक आइडिया दी। ये मैंने आपके सामने एक वेव ड्रॉ की है। आपने इस गिवन ट्रेस से फाइंड आउट क्या करना है, इस बात को सीखिए। नंबर 1, सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि इस वेव का टाइम पीरियड कितना है, पहली चीज। दूसरा, आपने मुझे इस ट्रेस को देख के बताना है कि ये जो भी वेव ड्रॉ की है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तीसरा, आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है जी। और नंबर 4, अगर मैं कंसीडर कर लूं कि ये किसी ऐसे सिस्टम की वेव फॉर्म है जो सिस्टम SHM परफॉर्म कर रहा है, तो फिर मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम स्पीड, और मैक्सिमम स्पीड को सिंपल हार्मोनिक मोशन में V0 कहते हैं जी। भाई प्यारे बच्चों, वेव क्या होती है? अब एक वेव, मैं बड़ी सादा सी बात करने लगा हूं। ये मैंने एक वेव का पैटर्न आपको बना दिया, ड्रॉ कर दिया। एक चीज नोट कीजिएगा, टाइम पीरियड क्या होता है? एक वेव के कंप्लीट होने का टाइम, एक वेव के कंप्लीट होने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। नहीं बात समझ आई? क्या बोला मैंने? एक वेव के कंप्लीट होने का टाइम। अब जरा मैं बड़े बेसिक लेवल पे जा रहा हूं, जरा देखिएगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो एक टाइम पीरियड वो टाइम है जिसके गुजरने के बाद मैं दोबारा इस जैसी आइडेंटिकल पोजीशन पे वापस आता हूं। तो मैं यहां से जाऊंगा ऐसे, और यहां तक मैं वापस आ गया। बोलो, ये और ये आइडेंटिकल पोजीशंस है। मैं मुख्तलिफ तरीकों से टाइम पीरियड लेना सिखाऊंगा, टेंशन ना लें। आप में से बहुत से बच्चे कुछ और सोच रहे होंगे, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बात समझ आएगी। मैंने यहां से स्टार्ट किया और मैंने कहा एक कंप्लीट वेव के गुजरने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। यानी जिस पॉइंट से, जिस पोजीशन से स्टार्ट करें तो टाइम पीरियड वो टाइम इंटरवल है जिसमें आप दोबारा उस जैसे आइडेंटिकल पॉइंट पे वापस आ जाएं। तो यहां से लेके यहां तक बनता है एक टाइम पीरियड। और एक टाइम पीरियड के लिए हमें कितने स्मॉल बॉक्सेस लगे, काउंट कर लो। 1 2 3 4, 4 स्मॉल बॉक्सेस लगे। चलें, इसको जरा नोट कर लें, जस्ट होल्ड इट। मैं किसी और तरीके से भी बताता हूं। फर्ज किया आप में से एक बच्चा ऐसा है जो कहता है नहीं नहीं सर मैंने ऐसे नहीं किया। लो जी, फर्ज करें आप में से एक ऐसा होगा जिसने यहां से नोट किया होगा। तो मैंने कहा एक टाइम पीरियड वो इंटरवल है जिसमें अगर आप वेव के ऊपर या किसी भी रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करें, उस जैसी पोजीशन पे आप वापस आए, ठीक है, आइडेंटिकल पोजीशन पे आना चाहिए। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो यहां से यूं जाऊंगा और वापस यहीं तक वापस आऊंगा, यहां आइडेंटिकल पोजीशन पे आऊंगा। इस रेफरेंस पोजीशन के सामने ये आइडेंटिकल पोजीशन, पहले वाली बात। इस रेफरेंस पोजीशन के सामने ये आइडेंटिकल पोजीशन। तो यहां से यहां तक आने में भी बॉक्सेस चेक कर लो कितने हैं। 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हैं। क्लियर? आप में से कोई ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं सर यहां से बताएं ना, हम तो फिर माने। यहां से स्टार्ट कर लें तो एक टाइम पीरियड वो टाइम इंटरवल है जिसमें वेव अगर किसी पॉइंट से स्टार्ट हो तो आइडेंटिकल पोजीशन तक वापस आना है। यहां से स्टार्ट हो
और इस पॉइंट तक वापस आए। अब चेक कर लें, इस और इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में कितने स्मॉल बॉक्सेस लगे? 1 2 3 4। तो हर तरह से मैंने साबित करके दिया भाई। तो बताएं क्या लिखूंगा? टाइम पीरियड, बॉक्सेस लगे 4, एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 1 मिली सेकेंड। तो 4 को 1 मिली सेकेंड से मल्टीप्लाई करें, 4 मिली सेकेंड आ जाएगा। ये निकाला मैंने टाइम पीरियड। लो जी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? गौर से देखो, 4 मिली। मिली का मतलब क्या होता है? देखो, मिली का मतलब होता है 10⁻³ सेकेंड्स बन जाएगा ना। अब ये जो 10⁻³ है, ये डिनोमिनेटर में होगा, ऊपर जाएगा तो 1000 बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी बताओ क्या बन गई? है 250। यस, दैट्स ग्रेट। तो ये आ गया 250 हर्ट्ज। तो हमने टाइम पीरियड को फाइंड आउट किया, हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया। व्हाट इज मेंट बाय द एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस। ये देखें, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन नजर आ रही है, दिस इज द रेफरेंस पोजीशन। इसे आप मीन पोजीशन कह सकते हैं। तो मीन पोजीशन से आपने मैक्सिमम वर्टिकल पोजीशन तक जाना है। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम वर्टिकल पोजीशन तक जाएं तो कितने स्मॉल बॉक्सेस लगे हमें? 1 और 2। तो इसका मतलब अगर एक स्मॉल बॉक्स 0.2 मीटर्स की कैलिब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। तो क्या बनेगा जी एम्पलीट्यूड? बताइए। एग्जैक्टली 0.4 मीटर्स इज योर एम्पलीट्यूड। और अगर मान लिया जाए कि कोई एक ऐसा सिस्टम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो फिर मैक्सिमम स्पीड बता दीजिए। और उसका हिंट मैं दे देता हूं, आप लोग मुझे ग्रुप्स में बताएंगे सॉल्व करके। मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू x0 ओमेगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑसिलेशन के चैप्टर में कि जब एक मैसम की बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड इस एक्सप्रेशन से डिराइव की जाती है। x0 इज योर एम्पलीट्यूड। अभी आप लोगों ने एम्पलीट्यूड निकाला, ओमेगा की जगह आप 2π/t लिख सकते हैं। तो द फाइनल एक्सप्रेशन इन कैलकुलेटिंग द स्पीड is this x0 2π divided by time period. Got it? ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर है। हम यहां से दोबारा इंशाल्लाह बात स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक 4 स्टार्ट हो चुका है वेव्स का। तो नेक्स्ट टाइम हम वेव्स के ऊपर बात करेंगे, उसके जनरल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ v इक्वल टू f लैम्डा। ठीक है जी। साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो क्या होता है? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो क्या होता है? किसी भी वेव के ऊपर मौजूद 2 पॉइंट्स के दरमियान पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं जी आपसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।